थी। पूछो। जो इनिशियल फेज गिवन होता है वो इनिशियल फेज मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पे गिवन होता है ना? इनिशियल फेज मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन पोजीशन से कितना डिफरेंस है, मीन पोजीशन से होता है ना वो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन पर डिपेंड करता है ना। जैसे मतलब इक्वेशन आपने कॉस की दे दी मान लो, तो कॉस की तो आप एक्सट्रीम से बनाते इक्वेशन। हाँ। तो अगर उसमें इनिशियल फेज कुछ दिया अच्छा, हुआ है तो मतलब ये ऐसे ही है कि कॉस की एक्सट्रीम से और उसकी मीन से साइन की हो तो? हाँ, तो कुछ भी हो सकता है फेज तो आपका इनिशियल कहीं से भी हो सकता है। तो जैसे किसी क्वेश्चन में इक्वेशन पूछता है कि इक्वेशन फॉर्म करो, जैसे एम्पलीट्यूड वगैरह की वैल्यू गिवन होती है, तो फिर दोनों के हिसाब से कर सकते हैं ना, कॉस हाँ, और दोनों साइन? सेम सेम आंसर आएगा, दोनों में सेम आएगा, कुछ भी कर सकते हो। ओके सर। ओके, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म कर दिया था, कुछ टॉपिक तो खत्म हो गए सारे मेरे ख्याल से, है ना? लोग तो थे नहीं क्लास में, कोर्स तो कंप्लीट हो गया था। कम लोग थे क्लास में पिछली बार संडे वाले दिन? बाकी लोग कहाँ गए थे? सर लेक्चर देख हमारे लिया? तो फाइनल पेपर चल रहे हैं, इसीलिए अभी हम 2-3 बच्चे, मैं, इशिका, रिद्धि वगैरह आ नहीं रहे हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो लेक्चर देखा आप लोगों ने? रिकॉर्ड में देखा या अभी भी देखे? सर अभी नहीं देखे, वो छूट गए थे। अच्छा, तो बाद में देखोगे आप लोग? हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग लास्ट में जो है स्टैंडिंग वेव खत्म कर चुके हैं, स्ट्रिंग में भी और ऑर्गन पाइप में भी। ठीक है, तो अब जो हमें स्टार्ट करना है वो है डॉपलर इफेक्ट। उससे पहले थोड़ा बीट्स के बारे में एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो कर लेते हैं, और फिर हमारा जो है डॉपलर इफेक्ट मेनली स्टेप करना बाकी है, फिर हम एसएच इंटरव्यू करेंगे। तो ये कंडीशन है कोर्स की टिल नाउ। सर कितना करवाया था सर आपने पिछली क्लास में, मतलब कितने पेज छोड़ सकते हैं हम? पेज कितने छोड़ सकते हैं? आप ये मान के चलो कि स्लाइड उसमें जो होंगी लगभग, मैंने 2 क्लास हुई थी मेरी। अब देखो एक क्लास में कितना भरता है। फर्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराया था मैंने बेसिकली, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग के, और सेकंड क्लास में मैंने ऑर्गन पाइप की थ्योरी कराई थी, फिर न्यूमेरिकल कराया था। तो आप उस हिसाब से देख लो कितना पेज आपका लगभग लगेगा। सर छोड़ देते हैं ज्यादा, अगर बच गए तो क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आप देख लेना कैसे करना है। तो उसमें थ्योरी मतलब जो है, थ्योरी तो कम सेकंड क्लास में कराई थी ना, फर्स्ट क्लास में तो मेनली क्वेश्चन ही करते हैं, मुझे ध्यान आता है स्टैंडिंग वेव वगैरह, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। तो हम लोगों ने जो है बीट्स मैंने आपको बता दिया, बीट्स के क्वेश्चन हमने कर लिए सब कुछ। केवल हमको डेरिवेशन लिखना है बीट्स का, कि f1 माइनस f2 का जो आता है, दो वेव का जो f1 माइनस f2 हम देते हैं, वो क्या चक्कर है, f1 माइनस f2 क्यों देते हैं, है ना? तो ये हम देख लेते हैं। तो देखो, बीट्स का जो बात कर रहे हैं, और बीट फ्रीक्वेंसी हमारी जाती है 2 में, ठीक है? एक मिनट, टाइम टैप तो नहीं चल रहा, चलेगा? हाँ, नहीं चल रहा। एक अच्छा, तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी देखना है कि बीट फ्रीक्वेंसी जो f1 माइनस f2 आती है कहाँ से आती है, और बस इसमें इतना देखना है, बाकी कोई हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डॉपलर इफेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसको देख लेंगे, तो फिर हमारा ये वाला चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो बीट फ्रीक्वेंसी या फॉर्मेशन ऑफ बीट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब दो वेव जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, सेम डायरेक्शन में, और इनमें स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, है ना? एक की फ्रीक्वेंसी f है और एक की f प्लस समथिंग है, मैंने थोड़ा सा फर्क हो, 10-20 हर्ट्ज का फर्क हो, तो बीट आपकी क्रिएट होती है और आपको बीट जो है ऑब्जर्व होती है। तो ये कैसे होता है, तो लेट अस ट्राई टू सी दैट कि ये कैसे कैसे होता है। तो इसको अगर हम देखें इक्वेशन वाइज, मान लीजिए आपकी जो वेव है, या मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का,
देखो ये वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है दोनों, तो एयर इसमें एयर है। अब एयर में मान लो एक जगह पे आप खड़े हो या आपके कान यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होगा प्रेशर में, जो प्रेशर आपका ऊपर नीचे जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप सुनोगे कि यहाँ पे साउंड कौन कैसा साउंड आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मान लो दो वेव आ रही हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी मान लो f1 और f2 है और ये बहुत क्लोज है आपस में, तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्चुएशन आएगा दोनों के कारण आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको नेट फ्लक्चुएशन देगा। अब जो इसके कारण यहाँ का रिजल्टेंट होगा, इक्वेशन जो आपकी वेव की होती है आपको पता है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t वाला इक्वेशन आप यूज करते हो, या ओमेगा t माइनस kx जो भी आप यूज करना चाहो, इस टाइप की इक्वेशन यूज करते हो। अब मान लो मैं इसको x को 0 मान लूं, ठीक है, ताकि मेरी इक्वेशन इजी हो जाए, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे ही सारी इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं। तो मैं एक पॉइंट की जो इक्वेशन है उसको निकालने के लिए मान लो मैं x को 0 मान लूंगा, मेरा केवल यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होगा वो sin ओमेगा t वाला फंक्शन के कारण होगा। तो मैं इक्वेशन मान लेता हूं उसकी sin ओमेगा 1t या 2 पाई f1 भी मान सकते हो, इसको हम ये लिख सकते हैं a sin 2 पाई f1t। तो ये मेरा जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्लक्चुएशन है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव, ठीक है। ऐसी y इक्वल टू अगली जो दूसरी वेव होगी उसके कारण जो फ्लक्चुएशन होगा वो sin ओमेगा 2t होगा, इसको लिख सकते हैं a sin 2f2 into t, t सेम रहेगा क्योंकि सेम टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों वेव के कारण यहाँ पे फ्लक्चुएशन आया y1 और y2 लिख सकते हैं इसको हम। तो जो नेट y आपका आएगा उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, एक पॉइंट पे जो एक्चुअली y होगा वो ना तो y होगा ना y2 होगा, वो इन दोनों का सम होगा। तो हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो इसका जो सम आएगा वो आपका आ जाएगा, a को कॉमन लेंगे अगर हम, तो sin 2 पाई f1t plus sin 2 pi f2t, and this means it is sin a plus sin b, और sin a plus b जो होता है वो sin a plus b by 2 sin cos a minus b by 2 होता है ना। sin a plus b जो होता है sin 2 sin a plus b by 2, या फिर और सॉरी या मल्टीप्लाई में ये होता है, ठीक है। तो इसको अगर यूज करें तो a sin ये बन जाएगा a sin, दोनों को ऐड कर दो पहले, 2 पाई f1 प्लस f2 t ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और इनटू sin इनटू cos 2 पाई f1 माइनस f2। इतनी इक्वेशन नहीं है ना, तो से तो वो काट लेते हैं। सर आगे 2 भी तो आएगा। हाँ 2 मिस हो गया, 2 भी आएगा यहाँ पर, 2 भी आएगा तो 2a हो जाएगा ये, है ना। ठीक है सर ऊपर क्यों 2 लिख दिया आपने? क्या करा सर उधर क्यों 2 लिखा आपने? कहाँ पे 2 लिखा है? सर इसके ऊपर वाले सर सेकंड लास्ट स्टेप में, हाँ यहाँ पे, यहाँ तो आएगा ही नहीं सर। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा सर वो क्या कितना का खुद भी कर लो, तो मैं सॉरी स्टूडेंट हूँ, चिंता करो। बताओ हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? सर वो कैसे आया a sin 2 पाई f1t? कैसे आया? यस सर। मतलब ओमेगा से ये कैसे आया ये पूछ रहे हो आप? यस सर, मतलब हाँ भाई। जनरल इक्वेशन क्या होती है कि y इक्वल टू a sin kx ओमेगा t ऐसे लिखते हो ना, जो मूव कर लेते हैं तो वो तो प्लस माइनस होती है ना। हाँ तो प्लस हो गया माइनस हो गया, कोई भी एक ले लो, माइनस ले लो। सर मतलब हम मान रहे हैं कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ उल्टा भी मारा मुझे क्या फर्क पड़ेगा इसमें, मैं तो भाई एक फैक्टर ले रहा हूँ, मैं तो केवल फैक्टर ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला फैक्टर को तो मैं x को 0 कर दे रहा हूँ, उस पॉइंट पे मान लूंगी x 0 है, तो मैं इस फैक्टर को हटा ही दे रहा हूँ। तो आप इसमें ले लो, अगर आप मान लो इसको माइनस लोगे या प्लस लोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, उससे बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो फर्क पड़ेगा। बाकी यस सर है ना, बाकी कोई वैसा फर्क नहीं पड़ेगा खास कि आपको कोई इक्वेशन कुछ और की और बन जाए, cos का साइन बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है यस सर, क्लियर हो गया।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो हमारा कुल मिला के ये आ गया। अब जो है ये y की नेट वैल्यू आई, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू बन रही है हमारी y इक्वल टू 2a साइन पाई f1 प्लस f2t है, और cos f1 माइनस f2t है। इसकी तो विधि मिल जाएगी। तो ये कुल मिला के हमारी इक्वेशन ये बनती है। अब इसमें यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है और एक कॉस का फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। अब इसमें से फ्रीक्वेंसी जो है दोनों फंक्शन की अलग अलग है। साइन वाले फंक्शन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कॉस वाले फंक्शन की फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो नेट फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी वो कितनी आएगी, कैसे आएगी? ये जो फंक्शन आपको दिखेगा इसमें दो फंक्शन वेरी करेंगे, है ना, तो दोनों अपने मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट टाइम में लेंगे। तो इसका जो ग्राफ एक्चुअली बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सर ये टाइम के साथ वेरी करेगा? बिल्कुल, ये जो ग्राफ है ना ये, हाँ टाइम के साथ वेरी करेगा तो बस भी करेगा तो नहीं। सही, एक पार्टिकल का मोशन है या फिर वेव का? एक पार्टिकल, केवल एक पार्टिकल का मोशन है, क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ देख रहे हैं y का देख रहे हैं, y एट पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा वेरी करेगा आपका, है ना। तो ये फंक्शन जो है अगर मैं इसको एनवलप बनाऊं तो कुछ ऐसा एनवलप बनेगा टाइप का। तो ये जो बाहर वाला एनवलप है और एक अंदर वाला एनवलप है, अंदर जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बाहर वाले की फ्रीक्वेंसी कम है। तो आप बदलते हो बाहर वाला एनवलप किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, अंदर वाला किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? अंदर वाला सर जो ये अंदर वाला होगा ये इंटर नोड होना चाहिए और बाहर वाला नोड होना चाहिए शायद से। हाँ नहीं वो तो है, मैं कह रहा हूँ साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा इसमें, कॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा करूँगा? इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी चेंज हो रही है ना। तो अगर मैं देखूं कुल मिला के यहाँ पे ऐसा जो फंक्शन होता है, लोगों ने मैथ्स में देखा है, ऐसा फंक्शन जो होता है दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी आती है कैसे लेते हो आप, टाइम पीरियड लेते हो या फ्रीक्वेंसी लेते हो, कैसे लेते हो? दो फंक्शन के अलग अलग टाइम पीरियड हो या अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो तो वो कैसे, उनका नेट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो? एलसीएम वगैरह लेते हो आप लोग मेरे ख्याल से। सर ये कहाँ पे मतलब किया है हमने? एनी गेस? टाइम पीरियड, फंक्शन का टाइम पीरियड जहाँ निकालते हैं, निकाला आप लोगों ने? कॉस, मान लो कॉस का टाइम पीरियड सर 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 प्लस 1/f2। आप लोगों ने टाइम पीरियड वगैरह निकाला हो ना, मान लो cos x का कितना होगा टाइम पीरियड cos x है अगर, और अगर मान लो sin x है तो कितना होगा, और अगर मान लो sin x प्लस cos x है तो कितना होगा? ऐसा किया नहीं आपने? ये cos 2x का कितना होगा? नो सर। चलो तो फिर से सर कहाँ पर, ये कहाँ पर किया है? मैथ्स में मैं, हाँ नहीं सर, ये तो मैं पहली बार देख रहे हैं सर। पहली बार देख रहे हो? ओके, ये पीरियोडिक फंक्शन आता है ना, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर, वो ग्राफ तो पढ़ रखा है साइन कॉस का। तो पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड निकालते हैं हम एक फंक्शन का, कैसे निकालते हो हम लोग? π/2 का होता है। और अगर ऐड कर रहे हो, दो फंक्शन को ऐड कर रहे हो, उनका पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालते हो? sin x प्लस tan x हो तो पीरियड कैसे निकालते हो? नो आइडिया? उनका एलसीएम लेते हैं बेसिकली। अच्छा चलो छोड़ो उसको, ये मानो भाई यहाँ पे दो फंक्शन है आपके, ये साइन वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो साउंड आपका जो है नेट जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो इन दोनों का सम होगी, एक तरह के बोल सकते हो आप। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, बाहर वाला जो एनवलप बन रहा है आपका, ये जो है कम फ्रीक्वेंसी का एनवलप है। बाहर वाला जो एनवलप, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि इसका जो एक कर्व में इसके छोटे वाले कई सारे कर्व आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 कर्व आ जा रहे हैं। तो अंदर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बाहर वाले की कम है। तो ओवरऑल जो एनवलप साउंड का बनेगा वो बाहर वाले के हिसाब से बनेगा, जो एनवलप बनेगा, है ना। तो कम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनेगा बाहर वाला एनवलप, और अंदर वाला जो है ये तो
आपका वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो आप जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे या ओवरऑल साउंड को हेयर करोगे तो आपको लगेगा उसकी फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे है, फिर उसके बाद मैंने आप जो फ्रीक्वेंसी देखोगे उसकी ओवरऑल, वो आपको अगर अंदर वाली फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत तेजी से घटिया बढ़ रही है, बहुत तेजी से घट रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आपके कान जो पकड़ेंगे फ्रीक्वेंसी को, बाहर वाली को पकड़ेंगे, उसका जो एनवलप बनेगा नेट, इसको नहीं पकड़ पाएंगे वो अंदर वाली को, क्योंकि बहुत तेजी से वेरी करनी होगी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमें हियर करेगी, हमें जो सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, वो बाहर वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग सुनाई देगी, बाहर वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि F1 माइनस F2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सुनाई देगी। यहाँ पे जो आपका जीरो आ रहा होगा, ये वाला जो जीरो है आपका, ये कब आएगा? जब आपका फाई F1 माइनस F2 t इक्वल टू जीरो होगा, तो वहां पे आपका क्या आएगा? या जीरो होगा, या वी कैन से पाई का मल्टीपल वगैरह कर सकते हैं। कॉस का वैल्यू जो है जीरो कब होता है? जब ये चीज आपका, मैंने कॉस जीरो होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे कॉस जीरो कब होता है आपका? पाई बाय 2 पे होता है, 3 पाई बाय 2 पे होता है, इसको जीरो लिखते हैं, इसको 3 पाई बाय 2 या सर cos 0 तो 0 पाई पे होता है ना सर? कॉस जीरो पाई बाय 2 पे होता है, या फिर 3 पाई बाय 2 पे जीरो होगा, ऐसे हाँ होगा हाँ ना? यस सर, पाई बाय सही है 2 सही है, हाँ। ऐसे होगा आपका। तो वो चीज आपकी वहां पे, अगर ऐसा हो गया आपका, तो ये चीज क्या आएगी आपकी? जीरो आ जाएगी, आपका जो y का वैल्यू है जीरो आ जाएगा, यस सर। है ना। y जीरो यहाँ पे भी आ सकता है, अगर ये चीज आपकी वेरी करे, ये जीरो हो जाए तब भी जीरो आ जाएगा, लेकिन मैं इससे, वो तो अंदर वाले जीरो आएंगे ये वाले, तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल जो एनवलप बन रहा है उसके जीरो कब आ रहा है, तो उसका जीरो जो है इन सब पॉइंट पे आ रहा है, जबकि आपका ये सब चीजें आपकी जीरो होंगी, ठीक है। सर और सर वो साइन वाले का और ये कॉस वाले का क्या सर? पता चला कि साइन वाले का ये बीच वाला वो बाहर वाला है, और एक कॉस वाले का ये बीच में है, ये समझ में नहीं आया सर। क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी, देखो आप ये मानो कि चलो टाइम पीरियड मान लेते हैं दो फंक्शन का, एक फंक्शन का टाइम पीरियड आपका 0.1 सेकेंड है और एक का टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है, ठीक है। अब आप, यस सर। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है ये वाला जो जीरो होगा कब होगा? 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 पे, 0.5 पे, ऐसे जीरो होगा ये। सर y 0 होगा? मैंने ये वाला फंक्शन एक पार्ट ये वाला जीरो हो जाएगा, वाई भी जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। मतलब सर हम कौन सा वाला अभी मतलब ले रहे हैं, साइन वाला है कॉस वाला? हमने टाइम पीरियड कम लिया है इसमें, तो टाइम पीरियड कम है यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो कौन हाँ सा यस वाला लिया? सर। तो कौन सा वाला लिया सर हमने? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सर साइन वाला लेंगे, क्योंकि इसमें f1 प्लस f2 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। F1 प्लस F2, तो ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू F1 प्लस F2, साइन नहीं लिखता क्योंकि साइन कॉस तो कुछ भी हो सकता है, ये F1 प्लस F2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। हाँ और यस ये सर। मान लो F1 माइनस सर F2 के समझ नहीं corresponding। आ रहा सर ये। देखो मैं कह रहा हूँ दो फंक्शन है, ठीक है, एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है, ओके, और यस सर। दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, और दोनों फंक्शन के फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है या टाइम पीरियड डिफरेंट है। टाइम पीरियड मतलब जीरो होते हैं जब वो, तो टाइम डिफरेंट है वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो एक जो जीरो होता है वो 0.1 के बाद होता है, तो जीरो कब होगा? 0.1 पे होगा, फिर 0.2 पे, 0.3, 0.4, 0.5। ये वाले की फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा इसका, तो ये जीरो होगा 0.5 पे होगा, फिर अगला मान लो 1 पे होगा, अगला 1.5, मतलब ऐसा केस है, ठीक है। यस सर। अब ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं यहाँ पे, तो हाँ सर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रखे हैं इसमें जो जीरो आएंगे, एक तो जीरो आएंगे इनके कारण और एक जीरो आएगा इसके कारण, ठीक है। तो ये तो खैर जीरो जब आएगा तो ये भी जीरो ही है यहाँ पे, और ये जो जीरो आएगा तो ये भी जीरो है, तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा। अब इसमें से हमें देखना चाह रहे हैं इस ग्राफ में, अगर मैं बोलूं आपसे कि ये वाले जो जीरो हैं, अंदर वाले जीरो, ये किसके कारण हो सकते हैं? इसके कारण होंगे F1 प्लस साइन, F2, F1 साइन के माइनस कारण। F2, सर f1 प्लस f2। F1 प्लस F2 के कारण होंगे, और ये बाहर वाले जीरो ये आ रहे हैं, ओवरऑल जीरो जो आ रहे हैं, इसमें दोनों चीजें जीरो हो रही हैं, किसके कारण होंगे? F1 माइनस अरे F2 f1 के। माइनस f2। तो यानी आपको जो फ्रीक्वेंसी का कर्व, बाहर वाला कर्व आ रहा है, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, इसके बीच में जो भी टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? F1 माइनस F2 या F1 प्लस F2? f1 प्लस f2। बाहर वाला ये बोल रहा हूँ मैं, इसके बीच में जो अच्छा गैप, सर, बाहर वाले के f1 माइनस f2। ये F1 माइनस F2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा होगा, यस सर। है ना। तो ये जो जीरो क्यों होगा, आ रहा होगा सर ये? क्यों?
अंदर वाला किसके कारण आ रहा होगा? पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है। ये समझ में आया? दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इतनी बात तो क्लियर है? यस सर, उतनी क्लियर है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यस सर, ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक की कम है। ये भी क्लियर। क्लियर है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगा। ये भी क्लियर है सर। क्लियर है, इनवर्स रिलेशन होता है ना। अब मैंने टाइम पीरियड एज्यूम कर लिया कि इसका टाइम पीरियड मतलब 0.1 था, जो f1 प्लस f2 की फ्रीक्वेंसी थी उसका टाइम पीरियड सपोज 0.1 था, और इसका टाइम पीरियड मैंने मान लिया सपोज 0.5 था। ठीक है, यस सर। अब ठीक है, अब दोनों फंक्शन जो है अपने अपने वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये वैल्यू साइन वाला जो चेंज करेगा वैल्यू, या f1 प्लस f2 वाला चेंज करेगा, तो वो 0.1 पे 0 हो जाएगा, 0.2 पे 0 हो जाएगा, 0.3 पे, 0.4 पे, उसका टाइम पीरियड 0.1 है, तो इन सब पे 0 होता जाएगा बार बार। ठीक है, यस सर। लेकिन cos वाला कब 0 होगा? जब 0.5 होगा तब 0 होगा, जब 1 होगा तब 0 होगा, 1.5 पे, 2 पे, 2.5 पे ऐसे 0 होगा। सर ये हमने एज्यूम किया है ना। हमने एक महीने में ज्यादा लेना था, एक हमें कम लेना था, तो हमने को ज्यादा मान लिया तो कम एज्यूम कर लिया। यस सर। ठीक है, तो ये जो 0 होगा ऐसे 0 होगा। यस सर। ठीक है, अब जो ये कर्व हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फंक्शन अंदर वाला अगर आप देखो तो बार बार 0 होता जा रहा है, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा जो बार बार इतनी जल्दी जल्दी 0 हो रहा है? सर ये f1 प्लस f2 के, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा f1 प्लस f2 के। और यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो आपका फंक्शन माने दोनों ही 0 हो रहे होंगे, ये भी 0 हो रहा होगा, ये अंदर वाला भी बाहर वाला भी 0 हो रहा होगा, तो ओवरऑल 0 बन रहा है आपका। तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? सर f1 माइनस f2 के। f1 माइनस f2 के, है ना? आप क्लियर हुआ? तो बाहर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इस एनवलप की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 माइनस f2 होगी। बाहर वाले एनवलप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f1 माइनस f2 होगी। ठीक है, यस सर। या फिर ओके, एक और आंसर समझो, y जो मैक्स होगा, y मैक्स कब होगा आपका? जब आपका एक cos की वैल्यू 1 आएगी। cos की वैल्यू 1 कब आती है? 0 पे, पाई पे ऐसे आती है। when your this thing become देखो, इससे तो कोई मतलब नहीं, तो बहुत बार 0 होता रहेगा, मैक्सिमम होता रहेगा, हमें तो इससे मतलब मेनली ये कब होगा। तो ये जो होगा वो कब होगा? जब ये k पाई के बराबर होगा। कि cos की वैल्यू जो 1 आती है वो 0 पे आती है, +1 या -1 गुणा जो भी, दोनों मैक्सिमम होती है आपके, तो वो आपकी 0 पे आएगी, फिर 180 पे आएगी, फिर 270 से उस पे आती रहेगी, तो ये जो आपकी वैल्यू बनाती रहेगी। तो ये जो है आपका पॉसिबल है इस टाइम पे। किस टाइम पे? इस टाइम पे, यानी कि वी कैन से t इक्वल टू 1 बाय f1 माइनस f2, या फिर 1 बाय 2 बाय f1 माइनस f2, या फिर 3 बाय f1 माइनस f2 एंड सो ऑन। तो इन सब पे क्या होगा आपका? ये फंक्शन cos वाला फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। cos वाला फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये जो cos की वैल्यू 1 आ रही है मैक्सिमम आपका जो आ रहा है। अच्छा, जब cos की वैल्यू 1 आएगी, sin की वैल्यू कितनी है आएगी तो हम बता सकते हैं sin कितनी आएगी। cos का 1 आने का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो ये वाली तो वैल्यू साइन की भी 1 ही आएगी फिर। sin की वैल्यू 1, ओके, डिपेंड करता है। अगर sin देखो फ्रीक्वेंसी अगर f1 माइनस f2 होता तो 0 आती है। अगर एक आपका फंक्शन ऐसा होता sin f1 माइनस f2 इनटू पाई t, और हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे होते, तो अगर cos हमारा वहां पे 1 आ रहा होता तो sin वहां पे 0 आ रहा होता, है ना? लेकिन यहाँ पे sin का फंक्शन ये नहीं है, sin का फंक्शन ये है, f1 प्लस f2 है, तो वी कैन नॉट से कि वो 0 आएगा या क्या आएगा। तो हम इस ग्राफ से सोच सकते हैं cos का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो पीक के। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो आपका कब आ रहा है? एक तो इस टाइम पे आ रहा है t इक्वल टू 1 बाय इस पे, फिर अगला मैक्सिमम ये वाला होगा। ये मैक्सिमम कब आएगा? इस टाइम पे। अगला मैक्सिमम इस टाइम पे, अगला मैक्सिमम इस टाइम पे आएगा। तो ऐसे करके आपके जो है एक आपका 0 पे बोल सकते हैं, आप 0 पे भी आएगा। ठीक है, तो दो मैक्सिमम के बीच में टाइम पीरियड कितना है? इनको माइनस करना पड़ेगा। 0.5 एग्जांपल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल 0.5 के सामने जो एग्जांपल लेते हैं 0.5 था।
यहाँ पे अगर हम माइनस करें इसे तो वी कैन राइट, किसी को भी माइनस कर लेते हैं, मान लो इसको माइनस कर लेते हैं, किसी को भी माइनस कर लो, दो कंसेक्यूटिव किसी को भी माइनस कर लो आप, जो आपके मैक्सिमा आ रहे हैं, तो अगर वो माइनस करोगे आपको क्या बनेगा, 1/f1 माइनस f2। तो ये क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा। तो इसको हम इस फंक्शन का टाइम पीरियड बोल सकते हैं। ये जो फंक्शन आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी जीरो हो रहा है, इसका टाइम पीरियड यही होगा, बोल सकते हैं इसे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 टाइम पीरियड, यानी कि f1 माइनस f2 होगी इसमें। तो ये जो आपका कर्व बन रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस एंगल से भी आप सोच सकते हो कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f1 माइनस f2 होगी। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो आपको f1 माइनस f2 सुनाई देगी। इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है वो जो है f1 माइनस f2 होती है। तो इसमें ध्यान रखना, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन बीट में जो है वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो उस केस में हमने ड्राइव किया इक्वेशन, और जो दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। स्टैंडिंग वेव में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, जो टकरा के जा रही थी और वापस आ रही थी। यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी आर स्लाइटली डिफरेंट, तो आपको जो है बीट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 सुनाई देगी। तो दिस वाज द रीजन कि हम बार-बार बोल रहे थे कि f1 माइनस f2 इज द बीट फ्रीक्वेंसी। एक वायर को और एक ट्यूनिंग फॉर्क को आपस में हमने किया तो उसमें बीट फ्रीक्वेंसी इतनी आएगी, ऐसा क्वेश्चन आता है ना बार-बार। तो बीट फ्रीक्वेंसी को f1 माइनस f2 इसलिए लिख रहे थे क्योंकि ऐसा का कोई केस होता है जहाँ पे दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत क्लोज है आपस में, तो वहां पे आपकी नेट फ्रीक्वेंसी जो बीट फ्रीक्वेंसी आती है वो f1 माइनस f2 आती है। इज इट क्लियर? सर एक बार पीछे वाले पेज पे कर दीजिए। कांसेप्ट क्लियर हुआ? वो सर वही पूछना है। अच्छा, पूछना है, पूछो भी। सर वो y max जो लिखा है आपने वो k पाई के इक्वल कैसे आया? y max हमारा कब होगा, जब cos की वैल्यू 1 होगी इसकी। यस सर। तो cos की वैल्यू 1 हमारी जो होती है वो होती है 0 पे होती है पहले तो। यस सर। फिर 1 या -1 भी चलेगा, -1 मैक्सिमम वही कैसे है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कब होगा हमारा 0 के बाद 90 में 0 हो जाएगा, फिर 180 पे होगा जाके 1। यस सर। फिर 270 पे cos 0 होता है, फिर 360 पे फिर 1 हो जाएगा। यस सर। तो आपका मैक्सिमम कब आ रहा है, 0 पे आ रहा है, फिर पाई पे आ रहा है, फिर 2 पाई पे आ रहा है। यस सर, हो गया, समझ आया। 3 पाई 4 पाई। तो यार नेक्स्ट वाले टीचर जो है मारेंगे तो पकड़ेंगे ना, पिटेंगे बहुत। उन्होंने सब कहा रखा होगा, ये इक्वेशन नहीं करा है, जनरल इक्वेशन नहीं करा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन। सर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि मेडिकल वाले हमें क्या मतलब मैथ्स से पास तो करना है। यस सर, जबरदस्ती दी है वैसे भी। अच्छा, जबरदस्ती, मैं तो पढ़ाई जबरदस्ती है, पढ़ने का मन किसका करता है? नहीं। नो सर, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो तो करना ही चाहिए। अच्छा, चलो। हमारे यहाँ इंटरव्यू होता है ना कॉलेज में, तो पूछ रहे हो कि आपका क्या है आगे, फ्यूचर प्लान क्या है। 4th ईयर का इंटरव्यू चल रहा है, तो टीचर आ रहा है नहीं वहां से, जो आपकी है ना, हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग था तो वहाँ पे रोड वाले होते हैं सारे, तो मैंने रोड वाला चल रहा था वाइवा, तो उससे अगर बॉम्बे पूरे हाईवे बना के उसके बारे में बताओ क्या है, कैसे बना रखा है, कितना वो है उसका। ठीक है, चलो छोड़ो, ये बताओ आपका इंटरेस्ट क्या है, किसमें है। तो कह रहा एक लड़के ने कहा कि सर मेरे को मन करता है कि जो आपका कैसी नौकरी चाहते हो, आप लोग तो पास आउट होने वाले हो, कैसी नौकरी ढूंढ रहे हो। कैसा ऐसी नौकरी ढूंढे जिसमें अपना मन करे वो कर पाए। तो वो कह रहा है कि मन तो क्या सुनेगा करता है, तो कह रहा ऐसी नौकरी ढूंढोगे। कह रहा हाँ सर, तो ऐसी है, बाहर के बोला, कह रहा ऐसी मिल जाए सोने वाली तो बढ़िया है। सर यस सर, आपका वॉइस थोड़े टाइम से क्लियर नहीं आ रहा है, बीच बीच में लाउड हो जाता है, फिर समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो। यस सर। ओके, फेंट, अच्छा, कम कर दो आवाज नहीं। सर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गूंज रही है आवाज। यस सर, समझ भी नहीं आ रहा ज़्यादा कुछ। हाँ, ओके, गूंज रही है आवाज। आवाज कम कर देते हैं, पहले कम करके देखते हैं। ठीक है, वो मंदी हो गई, वॉल्यूम कम करके देखते हैं। मुझे कम करना पड़ेगा यहाँ से, ये वॉल्यूम OBS तो अभी आवाज
कम हुई कुछ या सेम आ रही है? गूंज रही है अभी भी? से बीच बीच में गूंज रही है आवाज। अभी गूंज रही है या ठीक आ रही है अभी आवाज? सर गूंज रही है। गूंज रही है। पहले से ठीक है, फिर उतना पहले से ठीक बेटर है। यस। अच्छा, आवाज और कम करके देखते हैं एक बार। अभी बताओ अभी क्या कैसे आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है सर। अभी ठीक है सर। ठीक आ रही है। यस। ओके ओके ओके, चलो तो चलो मन मस्ती वाली बात तो हो गई। तो हमारा ये बीट हुआ, तो बीट तो हम कर चुके हैं, बीट को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीट को बीट करके आगे बढ़ते हैं। तो बीट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बीट फ्रीक्वेंसी वगैरह हम करते हैं, वो हम वायर के केस में कर रहे थे और ट्यूनिंग फॉर्क के केस में देख रहे थे, है ना क्वेश्चंस। चलो अब आगे आते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है। लास्ट तो नहीं है, इसमें छोटे टॉपिक और भी एक दो लास्ट में, पर वो बहुत छोटे हैं। मेन टॉपिक जो बड़ा है वो है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। कोई आइडिया किसी को डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? मेडिकल में भी होता है ना डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर बोलते हैं, डॉपलर करा दिया उसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो ईसीजी होता है इसको बोलते हैं डॉपलर। किसी को आइडिया डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? सर ये वाला चैप्टर कब खत्म होगा? होगी बस खत्म, लास्ट टॉपिक है। सर लास्ट टॉपिक है। हाँ, सर ये last वेव्स है ना, इसके बाद हार्मोनिक भी तो है। कौन से हार्मोनिक? सिंपल पूरा हार्मोनिक चैप्टर होता है। अच्छा वो तो अलग ही चैप्टर है। हाँ मतलब सर फिजिक्स तो उसके बाद खत्म ही हो जाएगी ना 11th की। हाँ वो हो जाएगी। और आपकी ये मान के चलो एसएचएम जो लगभग 4 से 5 क्लास देगा आपकी, फिर खत्म है आपका फिजिक्स। फिर वो हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, फिजिक्स खत्म। हाँ सर। सभी बैच की तरह है रही अभी भी। हाँ, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप तो आप लोगों के ऊपर है, आप कितना पढ़ना चाहो। चलो सर बोल चाहते हैं ना हम कि जल्दी से खत्म हो जाए और फिर रोटेशनल वाला आप दोबारा से करवा दो। रोटेशन वाला यस सर, बहुत बेकार हो रखा है वो। क्या पता नहीं क्या क्या फंस गया आप लोगों को, रोटेशन में कुछ ऐसा कुछ है नहीं आप वो लोगों को। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था सर। पेपर में सर वो सर ने थ्योरी करवाई नहीं बिल्कुल, तो समझ कैसे आएगा? अच्छा, क्वेश्चन करा दिया सीधा। हाँ ये सर। मतलब कुछ समझ नहीं आया था वो सर ने जो पढ़ाया ऐसा ऊपर से सेंट्रल फॉर्मूला लिखा दिया, डेरिवेशन नहीं कराया। अच्छा, डेरिवेशन नहीं करा दे। हाँ एक्चुअली वो सर जो है थोड़ा एडवांस लेवल के थे तो उन्होंने नहीं कराया, तो हो सकता है। चलो कोई नहीं, कर लेंगे, प्रोग्राम कर लेंगे, सब कर लेंगे। अभी तो ये समझ लो, ये खराब मत करें। फिर ऐसा होगा ना मैं रोटेशन करा दूं, फिर आप लोग सब डॉक्टर फिर दोबारा करा देना, समझ भी नहीं आया था। तो अभी तो ये पकड़ लो कम से कम। चलो डॉक्टर इफेक्ट देखते हैं। इसको आइडिया, बेसिक आइडिया क्या होता है डॉक्टर इफेक्ट? 50% नंबर आए हैं 30 में से 15। क्या 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 दोबारा बोलो सर 15 नंबर आए से 30 में से। कितने? 20 में से 30 में से 15 आए हैं। हाँ सर। कोई बात नहीं, तो दोबारा टेस्ट पेपर होगा कि फाइनल तो नहीं होना अभी? नहीं सर फाइनल तो अभी मार्च में है। हाँ तो उसकी तैयारी ढंग से करो, उसमें नंबर आ जाएंगे नंबर इनका। सर मल्टीपल चॉइस की आदत हो गई है ना। मल्टीपल चॉइस आया था पेपर में? सर मल्टीपल चॉइस की हमें आदत हो गई है और उसमें सब्जेक्टिव आता है। यस 1 घंटा हो गया तो आधा ही पेपर हुआ था मेरा तो। अच्छा सर ये इस मंथ में हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा भाई, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो अगर सर, मैं क्योंकि 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है सर फाइनल। हाँ तो मेरा तो खत्म हो जाएगा। मेरे तो 5, अगर संडे को 2 क्लास लग गई तो काफी कोर्स खत्म हो जाएगा लगभग। 1-2 क्लास और चाहिए उसके बाद। ओके सर। सर संडे को एक ही क्लास लीजिएगा, क्योंकि दूसरी भी क्लास होती है, फिर वो 4 क्लासें हो जाती हैं एक ही दिन में। अच्छा, कितनी थी पिछले 4 हुई? 3 हुई थी आपकी संडे को? सर 4। हाँ सर 4 हुई थी। अच्छा, तभी सब भाग लिए मेरी क्लास में। अच्छा आप समझ में आया, मेरे बच्चे कहाँ गायब हुए थे? मुझे लगा 3 क्लास हुई है, मैंने कहा 3 में क्यों भागे। चलो कोई नहीं, अभी आप ट्राई करिए 3 से। मैंने 2 या 3, मैं तो देखो मेरा कोई ज्यादा है नहीं। अगर आप बोलोगे मैं डॉक्टर को आगे खत्म कर सकता हूँ, गोल्ड लेवल का करना है तो, लेकिन अगर नीट लेवल में करना है थोड़ा सा फिर और 1 क्लास और देनी पड़ेगी। तो इसमें मेन वही है, डॉक्टर ही है। ठीक है, तो बताओ एनी आइडिया डॉक्टर के बारे में? जल्दी बताओ क्या होता है डॉक्टर इफेक्ट। नाम सर हाँ ओके बताओ।
सर जो सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे दूर जाए या पास आए या सोर्स हमारे पास आए या दूर जाए तो उससे फ्रीक्वेंसी में कैसा चेंज आता है उसके रिलेटेड है डॉपलर इफेक्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली सर करेक्ट। सोर्स मूव करता है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहता है। दोनों, या तो सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों मूव करें, तो उन दोनों के बीच में कोई भी जो मोशन हो, इनफैक्ट रिलेटिव मोशन हो, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है उससे डिफरेंट होती है। तो इसको हम बोलते हैं, जो आपका चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में, उसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। डॉपलर इफेक्ट में लाइट भी होता है, लेकिन अभी हम साउंड की बात कर रहे हैं तो उसी को कर लेते हैं पहले। तो डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव की बात कर रहा है, बताऊंगा रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे। whenever there is a relative motion between the source of sound and the listener, इसमें मीडियम भी होता है, कई बार मीडियम से भी फर्क पड़ता है, लेकिन मैं लिख दिया डेफिनेशन में, तो अभी मीडियम लिख सकते हो, लिसनर और द मीडियम। द apparent frequency apparent मतलब जो सुनाई देगी, जो से फील होगी, apparent frequency heard by the listener is different from the actual frequency. जो सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालेगा उससे हमारी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट सुनाई देगी, इसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये लिख लो फटाफट से, मैं आपको कुछ इसका मीनिंग बता दूं कि मीनिंग क्या क्या है यहाँ पे। हो गया सर सर। लिख लिया। लिख लिया, ओके। देखो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, सोर्स साउंड छोड़ रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो इसे फ्रीक्वेंसी एफ सुनाई देगी। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो इसको भी एफ नॉट ही सुनाई देगा ऑब्जर्वर को। लेकिन मान लो ये ऑब्जर्वर मूव करने लगा, अगर मान लो ये इधर को मूव करता है ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी से जो है एफ नॉट से ज्यादा सुनाई देगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज्यादा सुनाई देगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर होगी, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो इसे होगी वो मोर देन एफ नॉट होगी। किस केस में हो रहा है, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड द सोर्स। अगर ये सोर्स से अवे मूव करे, सर ये फिर से बता दो एक बार। ये सोर्स है हमारा और ये ऑब्जर्वर है, और सोर्स जो साउंड छोड़ रहा है वो एफ नॉट छोड़ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो एफ नॉट है जो साउंड छोड़ रहा है, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर सुन रहा है वो फ्रीक्वेंसी एफ एपेरेंट है जो से ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ को मूव करने लगे, है ना, जैसे मान लो किसी फैक्ट्री से सायरन बज रहा है और आप सायरन की तरफ को बाइक चला के ले जा रहे हो, तो आप सोर्स की तरफ को मूव कर रहे हो, तो उस केस में जो आपको एपेरेंट फ्रीक्वेंसी सायरन की सुनाई देगी वो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर? यस सर, ठीक। ओके, अपोजिट लेते हैं। अगर दूर जाएगा तो इस केस में क्या होता है, एफ एपेरेंट आपकी कम आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि अगर ये मूव करने लगे सोर्स,
तो इस केस में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर ये अवे मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी घट जाएगी। अगर ये अवे मूव करेगा फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाएगी। राइट सर हाँ जी सर ये सब चेंज फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से हुआ है ना सर, तो हाँ। वेवलेंथ कैसे चेंज हुआ है वो बता दीजिए। अभी आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं इस पर काफी कुछ समझने को आएगा, सब आएगा अभी। अब ये कम क्यों हो रही है, घट क्यों रही है, अभी देखेंगे ऐसा हो क्यों रहा है ना, अभी देखते हैं उसको। अभी मैं मोटा मोटा आपको बस ब्रीफ कर रहा हूँ कि एकदम से सब चीजें आएंगी तो फिर घबरा मत जाओ। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब मान लो कि दोनों ही मूव करने लगे ऐसे सेम स्पीड से, तो इस केस में एफ एपरेंट जो होती है वो बराबर होती है एफ ओरिजिनल के या एफ नॉट के। तो इस केस में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई देगी ऑब्जर्वर को जो सोर्स आपका एमिट कर रहा था। क्लियर? यस सर। ओके, तो अगर मान लो ट्रेन का इंजन कुछ साउंड छोड़ रहा है और मैं उसी ट्रेन में बैठा हुआ हूं, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो कैसे सुनाई देगी? सेम या ज्यादा या कम? कम। क्यों? सर साउंड वेव का डायरेक्शन, वो ट्रेन का जो ट्रेन साउंड वेव को निकाल रहा है उसकी डायरेक्शन अलग है, हमारी डायरेक्शन अलग है सर, इसलिए। डायरेक्शन अलग मतलब हम तो ट्रेन में बैठे हैं ना, ऐसे है ट्रेन मान लो ये आप। सर क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि एक इंजन है ट्रेन का, ये साउंड एमिट कर रहा है। अब तो ज्यादा हो जाएगी सर। आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप मान लो यहाँ के ट्रेन में हो, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? सर जो ये वेव छोड़ेगा सर, नहीं सर सेम होगी क्योंकि दोनों सेम होगी सर, दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं। ये वाला केस हो गया ना ये? सर हाँ जी। सर ऑब्जर्वर और ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है हाँ। उसे एक सेम पॉइंट पे माना है क्या? नहीं, सेम पॉइंट पे नहीं। सेम पॉइंट मतलब एक जगह को इंसाइड कर रहे हैं? नहीं, एक जगह नहीं करेंगे, एक Source और जगह तो करेंगे, एक जगह तो करेंगे। जैसे मैंने बोला सायरन बज रहा है और आप बाइक लेके जा रहे हो, तो एक जगह तो है ही ना, तो आप में 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा कम से कम। यस सर। तो सेम तो माना ही नहीं हमने। हमने तो माना कि दोनों अलग अलग हैं, कहीं दूर हैं। ठीक है, तो बताइए इस केस में क्या आंसर आएगा? सेम आएगा? यस सर। तो इस केस में सेम आएगा। तो इस केस में देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट नहीं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें तो रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में। इसलिए यहाँ पे लिखा होता है कि जब रिलेटिव मोशन होगा, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव होना जरूरी है। क्लियर? इतना क्लियर हो सबको? या तो दूर जाए या पास आए तभी होगा। सोर्स और ऑब्जर्वर, या तो दूर जाए या पास आए तभी आपका डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। ओके, गुड। सर हाँ जी। सर वहाँ एफ नॉट सोर्स के फ्रीक्वेंसी थी ना? हाँ, एफ नॉट जो है सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ओके। यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ पे नो डॉपलर इफेक्ट, यहाँ पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, फ्रीक्वेंसी हमारी घटती क्यों है, बढ़ती क्यों है, देख लेते हैं। सर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा वहां पे? मतलब आपको कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं दिखाई ना, आपको सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, तो हम कह रहे हैं Yes, आपको कोई डॉपलर में एपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है आपकी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं नो डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, मैंने कोई फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहे हैं। क्लियर? यस सर। सर लास्ट वाले केस में होगा ना जब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? किस वाले में? ट्रेन वाले में? यस सर।
इसी में तो नो डॉपलर इफेक्ट है। यहाँ तो हेड डॉपलर इफेक्ट सब में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना आपकी, यस सर। तो यहाँ तो हेड डॉपलर इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है आपकी, तो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट इन दिस केस। डॉपलर Yes, इफेक्ट का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल ना सुनाई दे, कुछ और सुनाई दे उसकी जगह पे, ठीक है। ओके यस सर क्लियर। ओके, अब देखो यार फ्रीक्वेंसी होती क्या है, सुनाई कैसे देती है। मान लो सोर्स यहाँ पे रुका हुआ है और साउंड एमिट कर रहा है, तो ऐसी वेव छोड़ेगा, ठीक है। तो ये वेव मान लो 1 2 3, तो उसने पहले कौन सी वेव छोड़ी होगी, 1 2 या 3? सर 3। पहले सर 1। पहले 1 छोड़ी होगी, दूर चलेगी ना उससे। यस सर 1। तो पहले 1 छोड़ी होगी, फिर 2 छोड़ी होगी, अब 3 छोड़ रहा है। ऐसे जब 4 छोड़ेगा तो 1 और दूर चली जाएगी, 2 और बाहर चली जाएगी, ऐसे होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, खड़ा है यहाँ पे, तो इससे पहले वन वेव पास करेगी, फिर सेकंड करेगी, फिर थर्ड करेगी, ऐसे होगा। यस सर। ओके, तो मान लो ऑब्जर्व जो सोर्स है वो 200 वेव छोड़ रहा है, 200 क्रस्ट छोड़ रहा है, तो ऑब्जर्वर से कितने क्रस्ट पास करेंगे? 200। यस सर, जितने छोड़े उतने। जितने छोड़े उतने पास करेंगे। एक बार फिर से बता दो, क्या समझ नहीं आया? जो भी आप बोल रहे हो मतलब इस वाले में। ये समझ में आया? वेव जो है पहली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, फिर तीसरी छोड़ी, इतना क्लियर है? तो पहले मतलब जो थर्ड वाली है वो पहले नहीं छोड़ेगी? नहीं भाई, आप वेव छोड़ते हो क्या होता है, वेव आपसे दूर भागती है ना। मान लो वेव छोड़ो यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे होगी वो वेव, कुछ टाइम बाद वो वेव यहाँ पहुंच जाएगी, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी वही वेव, तो वेव आपके साथ ट्रेवल करेगी ना बाहर की तरफ को। यस सर, तो वही तो सर, फिर पहले 3 वाली होगी, फिर सेकंड, फिर अरे फर्स्ट। नहीं, जो पहले छोड़ी होगी उसने वो यहाँ पहुंच गई होगी ना अब। अच्छा हाँ ठीक है सर। समझ रहे हो? तो जितना जो लेट आप टाइम लोगे तो ये बाहर आ जाएगी ना वेव आपकी। हाँ यस सर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो वेव छोड़ रहा है, जितनी वेव ये छोड़ेगा उतनी वेव इससे पास करनी नहीं यहाँ पे ऑब्जर्वर से। यस अगर यस सर। रुका हुआ है आराम से, है ना? ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये ऑब्जर्वर मूव करने लगे इधर को, तो मान लो पहले 200 वेव इससे क्रॉस कर रही थी, अब कितनी करेंगी? 200 से ज्यादा करेंगी या कम करेंगी? ज्यादा करेगी। ज्यादा करेगी। अगर ये ऑब्जर्वर हमारा इधर को मूव करने लगे सोर्स की तरफ को, तो अब ये वेव से ज्यादा ज्यादा क्रॉस करेंगी इसको। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यस सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप कितनी जो है वेव क्रस्ट आपके पास कर रहे हैं, ट्रफ पास कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यहाँ पे। और मान लो ये अवे ऐसे मूव करता ऑब्जर्वर, तो क्या होता? तो सर कम हो जाती फ्रीक्वेंसी। कम हो जाती, कम वेव पास करती इससे, सर घट जाती फ्रीक्वेंसी। घट जाती। करेक्ट। क्या वेवलेंथ में फर्क पड़ा कुछ वेव की? सर नहीं पढ़ना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ा इस केस में, वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लैम्डा सेम है हमारा। मतलब अगर दूर जाते रहेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वेवलेंथ पे क्यों फर्क पड़ेगा भाई? दो क्रस्ट के बीच की दूरी है वो तो सेम ही है ना। जो दो क्रस्ट हैं ये, इनके बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ऑब्जर्वर मूव करे या ना करे, या वो उल्टा चले या सीधा चले या ना भी करे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, तो आपने वहाँ पे लिखा ना फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, अगर दूर जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी तो होगी डिक्रीज, उससे कम क्रस्ट पास करेंगे ना फिर जब मैं इधर को जाऊंगा तो। वेवलेंथ तो सेम ही रहती है। हाँ, वेवलेंथ सेम रहेगी यहाँ पे। अभी देखो आगे नहीं रहेगी ना, यहाँ पे तो सेम है, ठीक है। यस। आगे देखो, अभी देखो आगे क्या होता है। अब मान लो ये सोर्स मूव करने लग गया इधर को ऐसे, ठीक है, इधर को मूव कर रहा है सोर्स आपको। सर ये फ्रीक्वेंसी जो है ये एपरेंट है या सोर्स की? ये फ्रीक्वेंसी जो मैंने एपरेंट है, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसका कहने का मतलब है कि ये f नॉट से ज्यादा होगी। f apparent should be more than f नॉट। इसका कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। यस सर, ये जो पिछले स्लाइड में फर्स्ट केस में जो था। हाँ, जो पिछले स्लाइड का केस था वही मैं दोबारा बताऊं। ओके सर, ओके।
आप देखो जब ये मान लो सोर्स मूव करने लगे, जब ये सोर्स मूव करेगा तो इसमें जो पहली वेव छोड़ी होगी वो पहली वेव तो यहाँ पहुंच जाएगी, जो इसमें मान लो यहाँ पे ब्रेक वेव छोड़ी थी वो वेव कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये वेव तो ऐसे पहुंच जाएगी यहाँ पे, ये फर्स्ट वेव है, ठीक है। अब क्योंकि ये सोर्स मूव कर रहा है, दूसरी वेव जो छोड़ेगा इस पॉइंट से तो नहीं छोड़ेगा, वो किसी इस पॉइंट से छोड़ेगा दूसरी वेव, तो ये जो फैलेगी तो इसके अबाउट सर्कल बनाएगी, वो ये सेंटर होगा उसका, तो यस सर। है ना, तो ये सेंटर होगा उसका, तो कुछ ऐसा सेंटर बनाएगी आपको, उसका जो सेंटर बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा इसके अबाउट। ठीक है, चलो रहने दो, ठीक है। अब जो है तीसरा वेव जो छोड़ेगा वो यहाँ से छोड़ेगा, तो इसके अबाउट सेंटर बनाएगा वो, तो उसका कुछ जो बनेगा उसको दोबारा बना देंगे, साफ नहीं बनेगा। अगली जो वेव छोड़ेगा वो उसका सेंटर इसके अबाउट बनेगा, तो उसको कुछ ऐसे बनाएंगे हम लोग। मैंने ज्यादा दिखा दिया डिस्टेंस ही, लेकिन ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेव आपकी बहुत पास पास आ जाएंगी और यहाँ की वेव जो होंगी वो दूर दूर हो जाएंगी, ऐसे ही होगा। यस सर, ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मान लो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर जब वो खड़ा है और एक सोर्स आपका मूव कर रहा है इधर को, तो क्या होगा, ऑब्जर्वर पे जो है जो वेवलेंथ उसको एपरेंट दिखाई देगी, क्या वो वेवलेंथ सेम दिखाई देगी, डिफरेंट दिखाई देगी? इसको डिफरेंट दिखाई देगी, है ना। वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पे, इसको कम दिखाई देगी, ज्यादा कम कम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा वेव पास करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इस केस में। अब मान लो यही ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होता तो क्या होता वेवलेंथ को, सो वेवलेंथ ज्यादा बढ़ जाती सर, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यानी अगर मेरा सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है मेरी, घट रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है। लेकिन अगर टुवर्ड द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ऐसे जो है ये वेव सेंटर मान के बना है। कौन सी वेव, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सर पहला वाला तो वो है सर, पहला सेकंड वाला वाला, तो सेकंड पहला वाला। वाला ये होगा, सेकंड वाला यहाँ मान लो, थर्ड वाला यहाँ मान लो, तो ग्रेजुअली लेते रहो आप आगे पॉइंट, अच्छा सर, है ना। यस। तो ऐसा कुछ बनेगा ये शेप आपका, ठीक है। सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सोर्स की पोजीशन है जो हाँ, इसे हम first, मूव second, कर रहे हैं। यस, ये सोर्स की पोजीशन, राइट से भी बनाइए। आपका सोर्स मूव कर रहा है ना, ये सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग इन दिस केस, सोर्स इज मूविंग। पिछले वाले केस में ऑब्जर्वर मूव कर रहा था केवल, इस केस में आपका ऑब्जर्वर वाज मूविंग, जो केस थे आपके। मतलब सर, मतलब इस वाले केस में जो सोर्स है वो मूव कर रहा है, तभी ऐसा हाँ, इस केस में तभी तो ऐसा बना आपका, तो ऐसी वेव थोड़ी होती है आपकी फिर। ठीक है सर। तो सोर्स इज मूविंग तो ये केस आएगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग तो ये केस आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बिना फॉर्मूले के मोटा मोटा बता दिया क्या क्या होगा, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, सर बंदा बोले। सर वो ऑब्जर्वर वाला एक और बार बता देना। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है जो, यस सर। ऑब्जर्वर तो इजी है, ऑब्जर्वर मूव करेगा तो क्या होगा, मान लो ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ होगा तो क्या होगा, इसने 3 वेव छोड़ी है, मान लो 1 सेकंड में मान लो 200 वेव छोड़ रहा है सोर्स आपका, 1 सेकंड में 200 वेव छोड़ रहा है, तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो उससे कितनी वेव पास करेंगी? सर सेम ही करेंगे 300। सेम 200 करेंगी, यस सर। ठीक है। और अगर मान लो मैं इधर को मूव करने लगूं तो अब 200 करेंगे, ज्यादा करेंगी? इसमें भी सेम ही करेंगे। सेम नहीं करेंगे, मान लो, अच्छा ऐसे मान लो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, मान लो ट्रेन जा रही है और आप खड़े हो, यस सर। आपसे जो है 1 सेकंड में 20 डब्बे पास कर रहे हैं,
यस सर। अब आप ट्रेन की डायरेक्शन में भागने लगो तो क्या आप सिर्फ डिस्टेंस पास करेंगे, ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। अगर ट्रेन की अपोजिट भागने लगो, मतलब अपोजिट भागने लगो इंजन से अपोजिट, तो क्या होगा? तो सर ज्यादा करेंगे ना। ट्रेन इधर को आ रही है, आप इधर को भाग रहे हो, यस सर, तब फिर ज्यादा करेंगे। ज्यादा डिस्टेंस पास करेंगे, है ना? तो Yes, ये केस हो गया लगभग। ओके सर। समझ गए भाई? सोर्स तो Yes. कंटीन्यूअस आ ही रहा है, तो अब आप भी भागने लग गए साथ में, तो आप ज्यादा क्रॉस कर जाओगे उसके क्रस्ट को। यस। ठीक है, Okay. और अगर ठीक है अभी का केस होगा, ऐसा वाला केस होगा, तो फिर कम कम पास करेंगे। यस सर। ठीक है, तो वो ये वाला केस हो गया हमारा। सर बट यहाँ ऑब्जर्वर किसी भी पॉइंट में होगा सर्कल में, वो हर जगह सेम होगा ना? हाँ, अगर वो मान लो यहाँ से इधर ऐसे भागने लगे इधर को, तब भी सेम बात Yes. आएगी। यस सर। ओके। ठीक है, ओके, चलिए, तो इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अच्छा मान लो चलो उसको आगे देखेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है। यस सर। ओके, इसका जो फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन भी है, मैं आज नहीं करा रहा, कल कराऊंगा डेरिवेशन। आज आप पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला है क्या, डेरिवेशन के बाद में आप समझ जाओगे फिर क्या होता है इसको। तो लेट अस सी द फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूले हैं वो कई सारे फॉर्मूले किताबों में बना रखे हैं कि सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, दोनों मूव नहीं कर रहे, दोनों कर रहे हैं, टूवर्ड कर रहे हैं, अवे कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो मैं केवल आपको ये बोलूंगा कि एक फॉर्मूला याद कर लो केवल, उससे आपके सारे बन जाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला है जो अगर हमें याद करना पड़े? वो है एफ एपरेंट इक्वल टू एफ नॉट वी, जो मैं याद रखता हूं वो ये है वी प्लस वी ओ वी माइनस वी एस। व्हाट इज हियर एफ नॉट? ये जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, वीओ जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, या पर्सन मान लो या मैन मान लो। वीएस जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, और वी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो ये यूजुअली क्वेश्चन में दी हुई रहेगी 340 350 ऐसे कुछ। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। एफ आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, वो आपको पता है। फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर को फील होगी, है ना? इतना आप लिखो, एक मिनट, एक लिखो आपसे। हाँ जी, देख लिया? यस सर। ओके, ये जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है, किस कंडीशन के लिए मैंने लिखा है फॉर्मूला? जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, जब ये दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी। ओके, अगर मान लो सोर्स रेस्ट में हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सोर्स रेस्ट में होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा वीएस हट जाएगा। यस सर, वीएस हट जाएगा। हाँ, तो एफ नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट बाई वी आएगा। तो ये एफ नॉट से ज्यादा आया, कम आया? वी प्लस वी नॉट आया, ऊपर नीचे वी आया, सर ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई हमारी। ठीक है, यस सर। अगर मान लो, ठीक है करेक्ट है, अगर मान लो हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट में हो जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट गई इस फॉर्मूले के हिसाब से? सर डिक्रीज होगी। सेम रहेगी। डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगी? नो सर, डिक्रीज। इंक्रीज होगी ना, ये डिक्रीज क्यों होगी? मान लो सर वो ऑब्जर्वर वी नोट हट जाएगा। ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे आ गया तो वी नॉट बिकम जीरो। मैं कह रहा हूँ हाँ वो ठीक है, एक्चुअल से ज्यादा, एफ नॉट से ज्यादा होगी या कम होगी, ये पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअल से तो ज्यादा ही होगी।
ये होगी तो एक्चुअल से ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी इस केस में दोनों एक दूसरे की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो दोनों के कारण क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे v प्लस वी नॉट लिखा है, तो इसके कारण भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इसके कारण भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जितना ज्यादा होगा उतना ये वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी। तो हमने क्या केस माना है, ये केस माना है जब दोनों एक दूसरे की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब मान लो नहीं कर रहे एक दूसरे की तरफ मूव, मान लो ऐसा केस आ गया क्वेश्चन में कि ऑब्जर्वर यूं जा रहा है और सोर्स जो है वो जो है ऐसे जा रहा है, मान लो ये केस आ गया। आप क्या लिखोगे फॉर्मूला? v माइनस वी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एफ नॉट वी, क्या आएगा माइनस, नहीं, ऑब्जर्वर तो सोर्स की तरफ जा रहा है अभी भी। सर रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ना, तो वो v माइनस वी नॉट हो जाएगा। नहीं नहीं, रिलेटिव नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये किसके लिए किया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ऑब्जर्वर को देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वर अभी भी सोर्स की तरफ जा रहा है या आगे जा रहा है, टुवर्ड जा रहा है सोर्स की तरफ? ये Yes, सोर्स sir. की तरफ ही जा रहा है। Towards. सोर्स की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके हम ऐसे ही लिखेंगे अभी भी। लेकिन सोर्स कहाँ जा रहा है? अवे जा रहा है, अबे, तो यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे, प्लस vs। ठीक है। अगर मान लो ये केस होता, आप क्या लिखते बताओ? सर तो v माइनस वी नॉट आ जाता उधर पे, इधर ये आता, नीचे क्या था, v प्लस vs। प्लस या माइनस? माइनस, माइनस ये वाला यहाँ पे माइनस था ना, हाँ हाँ वो माइनस आएगा तो पहले। टुवर्ड जा रहा है तो माइनस ही रखेंगे, ठीक है। ओके, तो किताबों में ऐसे ना अलग अलग फॉर्मूले बना रखे हैं उन्होंने, तो इसकी जरूरत नहीं है याद करने की, आप एक याद कर लो बस इस कन्वेंशन के लिए। तो हमें पता है कि हमारा जो टुवर्ड अगर जा रहे होंगे तो हम ये यूज करेंगे, तो हमें बस ये फॉर्मूला याद करना है केवल, दो करके। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो 8-10 फॉर्मूले नहीं पढ़ने, उसमें ये भी लिखा है कि वो रेस्ट पे होगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, वो रेस्ट पे होगा तो ये बन जाएगा। बहुत किताब के पेज भर के फालतू में। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर एक चीज और हो सकती है, आप बोलोगे कि सर ऐसे भी हो सकता है कि भाई ऑब्जर्वर इधर को जा रहा है और सोर्स जो है ना तो इधर को आ रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। अब क्या करेंगे, है ना? तो सर x कंपोनेंट ले लेंगे vs का। Vx का x कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा, उस लाइन को ज्वाइनिंग करने वाला जो भी कंपोनेंट होगा, जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ये वाला, ठीक है। तो दिस इज द Vs, मान लो ये cos थीटा, ये थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला sin थीटा। तो इस बार जो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगा फॉर्मूला क्या, f इक्वल टू एफ नॉट, क्या लिखूं बताओ यहाँ पे? मान लो ऑब्जर्वर है, वो भी मूव कर रहा है, सोर्स भी मूव कर रहा है, क्या लिखूं ऊपर, क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस? माइनस प्लस प्लस क्या, vo वी नॉट, ठीक है। नीचे क्या लिखूं, माइनस vs cos थीटा। माइनस या प्लस? सर प्लस vs cos थीटा। क्योंकि माइनस को हम पर लिखते हैं टुवर्ड होता है ना, हमने याद किया Yes, था, sir. माइनस टुवर्ड के Yes, sir, लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अवे जा रहा है तो वी विल राइट प्लस vs cos थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, सर नीचे वाला एक बार स्लाइड दिखाना। अब आप कह सकते हो कि इसका क्या हुआ है ना, तो इसका देखते हैं परपेंडिकुलर वाले का क्या हुआ। फिर हो गया। हो गया, तो परपेंडिकुलर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आप यहाँ पे अगर देखेंगे डायग्राम को दोबारा, तो मेरी जो वेलोसिटी थी, अगर मैं इधर को जाऊं परपेंडिकुलर इससे, तो कोई मेरा फर्क पड़ेगा ना, कितने क्रस्ट को काट रहा हूँ या ट्रफ को काट रहा हूँ, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? मेरा फर्क तब पड़ रहा है मैं टुवर्ड द सेंटर जाऊं या अवे फ्रॉम द सेंटर, जो वेलोसिटी होगी उससे फर्क पड़ेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, राइट? तो जो भी आपका कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो इधर को हो या इधर को हो उससे फर्क पड़ता है, इस कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो है हमेशा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, जो कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग हो। तो इस वाले कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इस वाले कंपोनेंट से फर्क पड़ेगा। इज इट क्लियर? नहीं सर, एक बार रिपीट कर दो, sin थीटा वाले से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे क्रस्ट ये तो ऐसे परपेंडिकुलर जा रहे हो ना आप यहाँ पे, इससे क्या होगा? आप जो वेव को काटना चाह रहे हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? भैया ट्रेन वाले केस ले लो आप, तो ट्रेन में जब आप इधर को मूव कर रहे थे, मानो ट्रेन आपकी इधर को आ रही है, आप इधर को मूव कर रहे हो तो डब्बे कम क्रॉस कर रहे हैं, इधर को मूव कर रहे हो ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन मानो ट्रेन इधर को जा रही है और आप इधर को मूव कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? डब्बे तो अपने क्रॉस करेंगे आपके, कोई फर्क पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ जो कंपार्टमेंट क्रॉस कर रहे हैं उनको कोई फर्क पड़ेगा? सर थोड़ा ऊपर पहुंच गए फिर तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी ना। हाँ लेकिन जब तक ये परपेंडिकुलर है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। सर रहेंगे तो वहीं पे। हाँ तो वो तो है, लेकिन अगर मैं इस अगर मैं इस हाँ ठीक है, ट्रेन अगर आप साउंड के केस में लो, साउंड का केस में अलग हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा वो केवल किससे पड़ेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग से पड़ेगा। पर अगर हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा डायरेक्शन में भी तो फर्क पड़ेगा ना, जहाँ से साउंड आ रही है उसकी डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगी। तो फिर आपका केस चेंज होता जाएगा बार बार। जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे हो तो ये आपकी वेलोसिटी मान लो इधर को है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब आप मान लो यहाँ पहुंच गए, ठीक है, अब आपकी वेलोसिटी इधर को है, अब तो परपेंडिकुलर नहीं है ना ये, अब तो ये एंगल कुछ और आ जाएगा, 90 डिग्री तो नहीं आएगा एंगल, यहाँ तो 90 था। हाँ यस सर। तो फर्क पड़ेगा ही वहाँ पे जाके। लेकिन अभी तो यहाँ पे तो 90 है ना, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो इस केस में हम जो लेंगे वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लेंगे। वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये टुवर्ड भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है। सर ये कौन से परपेंडिकुलर वाले केस के लिए? ये है जब आपका ऑब्जर्वर और सोर्स जो है स्ट्रेट लाइन पे, मैंने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मूव ना कर रहे हो, इधर उधर मूव कर रहे हो कहीं। इस वाले केस के लिए ही है सर? किसी भी केस के लिए। अब तक हमने यही तो लिया है, हमने जो वेलोसिटी ली है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो ली है सारी। आपकी पहले तो मूवी लाइन के अलोंग कर रहा था तो हमें प्रॉब्लम आई नहीं थी, लेकिन अब वो लाइन के अलोंग मूव ही नहीं कर रहा, कहीं और मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग तो ये है आपकी हर केस में। तो हम जो भी वेलोसिटी लेंगे इसकी, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ब्रेक करेंगे कंपोनेंट, उससे वो लेंगे। ओके सर क्लियर। हम ये लेंगे व्हाइल यूजिंग अबव फॉर्मूला, यानी डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हम ये वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो सर पीछे लिखना था सर। यस सर। सर लिख लिया। हो गया सर। अच्छा एक बताओ, ये एक सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है, और ये एक ऑब्जर्वर है और वो है सर्कल में मूव कर रहा है इसके अबाउट। सोर्स जो है सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? सर f0 ही सुनाई देगी। f0 क्यों? सर वेलोसिटी 90 डिग्री पर रहेगी हमेशा। करेक्ट। तो इस केस में आल्सो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट, इस केस में कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, so we can say no Doppler effect, क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं बनेगा अराउंड द लाइन, यानी कोई कंपोनेंट ब्रेक ही नहीं होगा। तो इस केस में कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी ओरिजिनल ही सुनाई देगी। पर वो चेंज तो हो रहा है ना, ऑब्जर्वर क्या है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है ना। क्या चेंज हो रहा है? सर वो सर्कल के अराउंड घूम रहा है ना। हाँ तो उससे क्या हुआ? हमें फर्क कब पड़ता है? हमें फर्क तब पड़ता है जब हमारी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो ना,
हाँ तो सर मेरी तो वेलोसिटी अंदर लाइन जानी है ही नहीं, इसका कंपोनेंट मैं इधर को बनाऊं तो क्या बनेगा मेरा कंपोनेंट, इधर को जीरो बनेगा, इधर यस को सर ना, तो कोई कंपोनेंट है नहीं इधर को, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरा। यस सर ठीक है। तो इस केस में देयर इज नो डॉपर इफेक्ट। ठीक हो गया। यस सर। सर वो आर क्या लिया है आपने? आर तो मैंने रेडियस ले लिया उसका, रेडियस वेक्टर बना लो, ये कुछ और लिख लो आप। यस सर। चलो कितना क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो हमने फॉर्मूला समझ लिया मोटा मोटा, और ये सब चीजें समझ ली क्या क्या होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं दो तीन, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सर ये फॉर्मूला कैसे आया था? हाँ, इसका डेरिवेशन कल देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे ड्राइव हुआ है। ये डेरिवेशन कल देखेंगे हम, कि जो ये हमने बनाया ना डायग्राम, जो ये वाला मूव करने वाला, तो दोनों को अगर हम मूव कराएं ऑब्जर्वर और सोर्स को, तो उस केस में कितनी वो क्रस्ट काटेगा या वो काटेगा, वो सब देखना है। तो वहां से ड्राइव होकर आएगा ये, ठीक है, कल देखेंगे इसे। ओके सर। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर moves toward a stationary source, toward a stationary source of sound with a velocity 1/5 of velocity of sound। सर 1/5 लिखा है। हाँ, 1/5 of velocity of sound। उसकी स्पीड है वो 1/, साउंड की स्पीड से 1/5 है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन apparent frequency। apparent frequency कितनी ज्यादा होगी परसेंटेज में? also जब साउंड क्या लेंगे 340 320 जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कट जाएगा। वो 1/5 दे दिया आपने, तो देखो हाँ कट हाँ जाएगा वो। वी मान लो, वीएस मान लो। सर 20%। करेक्ट है, 20%। सर 20%। करेक्ट।
आया सबका? तो सिंपल है, सोर्स आपका रुका हुआ है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, टुवर्ड मूव कर रहा है, तो v प्लस वी ओ डिवाइड बाय v आ जाएगा। 20% आया नहीं सर। ये तो आएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। हाँ यस सर, इसके बाद v नॉट को वो 1/5 v पुट कर देंगे। ऐसे कर दोगे, फिर ना आएगा सर ये सॉल्व करोगे। 6/5। हाँ तो 6/5 1.2 एफ नॉट नहीं है ना। अब उसने क्या बोला, परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, एफ माइनस एफ नॉट, ये इंक्रीज है, परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय एफ नॉट करोगे तो 100, तो 20% तो आएगा। हाँ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक, तो ये 20% आ गया, ठीक है, तो कर लोगे सब लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, रुका हुआ है ऑन अ रेलवे क्रॉसिंग, receives frequency (2.2 kilohertz and 1.8 kilohertz when train approaches. ट्रेन अप्रोच करेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी? सर बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी, तो 2.2 जो है एपरेंट से ज्यादा होगी, सॉरी एक्चुअल से ज्यादा होगी, और 1.8 जो है वो कब है, जब दूर जा रहा है, तो वो एक्चुअल से कम होगी। तो दोनों फ्रीक्वेंसी ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। Observer standing on a railway crossing receive frequency 2.2 kilohertz and 1.8 kilohertz when train approaches and recedes from observer. जब वो दूर चले जाने लगेगी ट्रेन तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है इसमें 300 मीटर। सर रिसीड्स का क्या मतलब? रिसीड्स मतलब रिसीड है, रिसीड मतलब आगे जाना। इसका मतलब क्या, व्हेन ट्रेन अप्रोचेस एंड, इसका मतलब सीट्स फ्रॉम ऑब्जर्वर। माने जब ट्रेन आ रही है, देखो ट्रेन इधर को आ रही है और ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो कितनी सुनाई दे रही है इसे, 2.2। और जब ट्रेन इधर को चली गई तब कितनी सुनाई दे रही है, अब 1.8 सुनाई दे रही है। 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड कहाँ गया आंसर इसका? हाँ ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड करेक्ट। ऐसा 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? क्या सर, सुनाई नहीं दिया। किलोमीटर पर आवर में निकालोगे कितना है? हमें निकालते सर हाँ ये होगा सर 48 किलोमीटर पर आवर। तो मालगाड़ी है। क्या सर? मालगाड़ी है ना, बिल्कुल। तो अरे
नहीं सर, 1 मिनट की गलती हो गई। कितना हो रहा है? 60, 48, 108 है ये। सर 108 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, तो वो थोड़ी गलती हो गई थी सर, मैंने 18 की जगह 8 लिख दिया था गलती से। 108 किलोमीटर आ रहा है आंसर पर आवर। क्या सर? 108 किलोमीटर पर आवर। यस यस सर। सर। आगे सबका आंसर? किसी को डाउट है? नहीं है? हाँ Yes, सर। बता दो एक बारी। इसमें दोनों फॉर्मूले बना लो एक बार। देखो ये इधर को आ रही है ट्रेन, तो ये सोर्स आपका इधर को आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? F इक्वल टू एफ नॉट, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है आपका, तो ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं, नीचे क्या आ जाएगा? V माइनस VS आएगा, तो V ट्रेन आ जाएगा यहाँ पे। एक तो ये बना, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको? 2.2 किलो हर्ट्ज, 2.2 × 10⁻³ अब जब यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला, तो ये अवे जा रही है ट्रेन। अब क्या बनेगा फॉर्मूला? अब बनेगा एफ नॉट इंटू वी डिवाइड बाय वी प्लस वी टी हो जाएगा इस बार। और ये कितना दिया हुआ है आपको? 1.8 किलो हर्ट्ज, तो 1.8 × 10⁻³ दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आपको क्या निकालना था? वी टी निकालना था, तो दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो एफ नॉट कट जाएगा आपका। V आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 300, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा। हो जाएगा, ओके। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नीट का क्वेश्चन है, दो कार हैं, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड। Two cars moving in opposite direction approaches each other with a speed of 22 meter per second and 16.5 meter per second. Driver of first car, ये first car है, it blows the horn having frequency, इसकी जो frequency है वो है 400 हर्ट्ज। तो आपको बताना है frequency heard by the driver of second car। बहुत इजी है, इसका F कितना होगा? नीट 2017 का क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है इस केस में 340 मीटर पर सेकंड। भाई एफ नॉट क्या है? ये इस कार के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है। जो फर्स्ट कार है आपकी, इस कार के हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, ठीक है। और ये सेकंड कार वाला ऑब्जर्वर है सर 446 हर्ट्ज। 446, लेट मी चेक की ऑप्शन था यहाँ पे 448 एक ऑप्शन दे रखा है मेरे को। हाँ सर होगा, मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, ओके। तो ठीक है, ऑप्शन काफी दूर दूर हैं तो कर सकते हैं। 411 है नेक्स्ट ऑप्शन, तो लेट मी चेक द आंसर। अठारहवां क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है डी में 448, ओके करेक्ट है, 448 दे रखा है। सर ये तो डायरेक्ट ही था। डायरेक्ट ही था, अच्छा। हाँ तो इजी था नहीं, तो यूज करने की था, मैंने बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला डाला बस। यस सर।
ओके, आगे सबका किसी को डाउट? यस सर। आ गया, ओके। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर मान लो कोई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है, ओके। अगर मान लो ये सोर्स ऐसे मूव करे सर्कल में, पिछली बार तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, अगर सोर्स मूव करे सर्कल में और ऑब्जर्वर यहाँ पे हो, अगर मान लो पहले ऑब्जर्वर यहाँ पे हो फर्स्ट पॉइंट पे, तो क्या डॉपलर इफेक्ट होगा? सर क्या? अगर ऑब्जर्वर हमारा सेंटर पे हो तो विल देयर बी एनी डॉपलर इफेक्ट? सर नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जर्वर सेंटर पे होगा देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी जो है सोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्या सर, एक और बार बता दिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा सोर्स जो है सर्कल में मूव करे ऐसे और ऑब्जर्वर मेरा जो है सेंटर पे खड़ा रहे तो कोई डॉपलर इफेक्ट उसे नहीं ऑब्जर्व होगा। हाँ सर नहीं है। यस सर, नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। तो ऊपर वाले का आंसर क्या है? इसका आंसर आ रहा था 448 आ रहा था। सर मेरा 393.19। 393 इसमें देखो गलत आंसर होगा, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। 393 448 है आंसर। एक बार निकाल लेना, आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन मिस्टेक हो गई थी। वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, f = f नॉट v - v नॉट अपॉन। हाँ, क्या लिखा था आपने? सर वही लिखा है, f नॉट की जगह 400 और ब्रैकेट में 340 - 22 अपॉन 340 माइनस क्यों लिखा है? ऊपर माइनस क्यों करा? ओ ठीक है, सॉरी। टू वर्ड आ रहा है ना तो, और ये भी टू वर्ड आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे खड़ा होता है ये सोर्स ऑब्जर्वर, सॉरी, तो होता डॉपलर इफेक्ट? यस सर, यहाँ पर होता। यहाँ पे होता, ठीक है। तो होता सर। इसको मैंने जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसमें क्या लगता है आपको, ज्यादा कम सुनाई देगी या क्या होगा? ज्यादा होगी या कम होगी या दोनों हो सकती है, क्या होगा? सर दोनों, ज्यादा कम सुनाई देगी दोनों। ज्यादा कब सुनाई देगी? सर जब ये सोर्स उसके पास, मतलब जो सर्कल है, सर्कल पे आएगा जो उसके सबसे पास में है सेकंड के। यहाँ पे? हाँ जब ये आगे बढ़ेगा। एक मिनट, कहाँ पे बोल रहे हो? यहाँ पे जब होगा तब? यस सर। तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? सर उसके ऊपर वाले पॉइंट पे, सर जहाँ पे पहला पॉइंट बनाया वहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे होगी ना, जब ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर जा रहा होगा। इसकी स्पीड की जो होगी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टेंजेंट डाल के निकालते हैं ना वेलोसिटी इसकी। सर्कल पे जो वेलोसिटी होती है टेंजेंट डाल के निकालते हो आप। तो जब ये टेंजेंट जो है टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगी, इस लाइन की ज्वाइनिंग के अलोंग होगी, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सुनाई देगी ना मुझे। हाँ यस सर, सही है। और मिनिमम कब सुनाई देगी? सर जब 90 हो जाएगा। जब ये ऐसे होगा यहाँ पे, जब इसकी ये पॉइंट इस पॉइंट पे होगा और इसकी वेलोसिटी इधर को होगी। अच्छा हाँ, 180 पर है ना? 180 तो मैं नहीं बोल सकता इसे, ये क्योंकि मैंने एक पॉइंट होंगे, ऐसे नहीं होगा ना। एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे ही होगा, है ना? 180 तो तब होता अगर ये यहाँ पे ही होता, ठीक है। तो 180 नहीं हो सकते, लेकिन एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ड्रॉ होंगी वो, तो दोनों जो है सर्कल के एक साइड पे ड्रॉ होती है ना? तो यहाँ पे वो पॉइंट होंगे लगभग, ठीक है। यस सर। तो इस केस में यहाँ पे जब वो होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, राइट? फ्रीक्वेंसी मिनिमम वाला समझ नहीं आया। मिनिमम कब होती है फ्रीक्वेंसी? जब अवे मूव करता है सोर्स हमारा,
हाँ जब यस सोर्स, सर। तो यहाँ पे सोर्स अवे मूव कर रहा है, आपकी जो वेलोसिटी आ रही है वो ऐसे आ रही है, अवे आ रही है इस लाइन ज्वाइनिंग से, अच्छा हाँ तो ठीक है फ्रीक्वेंसी सबसे कम सुनाई देगी। सर। वो तो जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम मैक्सिमम आ रही है वो तो डिपेंड करता है ना कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जर्वर। नहीं भैया, वेलोसिटी कैसे, देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हर डायरेक्शन में चेंज हो रही है वेलोसिटी हमेशा, कभी सेम नहीं है आपकी वेलोसिटी, है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की हमेशा। हाँ यस सर। तो हम कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, हम लेते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा हाँ अलोंग द लाइन। तो हाँ जब लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी, उसका हम्म, कंपोनेंट मैक्सिमम कब आ सकता है, जब वो वेलोसिटी आपकी लाइन के अलोंग हो तभी मैक्सिमम कंपोनेंट आएगा इधर को। यस और अबे कब आएगा, जब ऐसे हो वेलोसिटी तो मैक्सिमम कंपोनेंट आएगा अबे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। तो इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। और इसमें क्या ऐसे पॉइंट भी आएंगे सर यहाँ पे, ऐसे कोई पॉइंट भी आएंगे, एक मिनट मैं क्लियर कंप्लीट कर देता हूँ, है ना, बस फिर बताता हूँ। ऐसे कोई पॉइंट भी आएंगे जहाँ पे डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे कोई पॉइंट आ सकते हैं जहाँ पे डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है पॉइंट। सर जब 90 का एंगल बनेगा। जब ऐसा 90 का एंगल बन गया अगर आपका, तो इन दिस केस यहाँ पे नो डॉपलर इफेक्ट। और सर इसके डायमीटर बाई लाइन पे तो सेंटर से। करेक्ट, एब्सोल्युटली, यहाँ पे भी होगा नो डॉपलर इफेक्ट। तो ऐसे पॉइंट भी होंगे जहाँ पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, और ऐसे पॉइंट भी होंगे जहाँ मैक्सिमम होगा। यस, अब पूछिए क्या पूछ रहे थे आप। सर वही पूछ रहा था सर, वो सेम कैसे हो सकता है, मतलब दूर पॉइंट है ना दोनों, तो सेम कैसे? सेम क्या? सर वहाँ पे नो डॉपलर इफेक्ट दोनों जगह पर है, तो दोनों हाँ, जगह पे एफ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी सर, ऐसा कैसे हो रहा है? वो तो फ्रीक्वेंसी से, सर वो तो दूर है ना दूसरे वाला। हाँ हाँ, मैंने फ्रीक्वेंसी बोला ना, इंटेंसिटी नहीं बोला। हाँ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड में भी डिफरेंट है। सर, अगर मान लेते हैं रेडियस काफी बड़ा है तो दोनों पॉइंट पे सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं सुनाई देगी। सेम सुनाई देगी फिर तो, ऑब्वियसली सुनाई देगी। अगर आपका सोर्स ऐसे जा रहा है या फिर सोर्स ऐसे जा रहा है और ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो दोनों केस में जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब ये साउंड यहाँ पहुंचेगा, जब यहाँ छोड़ा था, तो साउंड जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एफ नॉट के बराबर ही होगी, चाहे वो यहाँ से छोड़े चाहे वो यहाँ से छोड़े। इंटेंसिटी घट सकती है उसकी पहुंचते पहुंचते। मतलब साइज इंटेंसिटी, कितना ही मतलब डायमीटर कितना ही बड़ा हो सर्कल का, तो हर जगह मतलब सेम ही होगा। डायमीटर से क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, मैंने क्या सर बोलना नहीं, चाह रहा हूँ? सर दूर होंगे ना, जितना बड़ा डायमीटर होगा वो पॉइंट उतने दूर हाँ, होंगे। उतना दूर होगा, फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा हमें? सर ऐसा लगता है कि जो पॉइंट दूर है तो वहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी होनी होनी चाहिए। कम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, कम इंटेंसिटी होगी। साउंड की, जब आवाज की बात कर रहे हो ना, कि आवाज तेज सुनाई देगी धीरे सुनाई देगी, यस सर। वो इंटेंसिटी है साउंड का, उसकी एनर्जी। तो यहाँ पे जो साउंड आप छोड़ोगे, इसकी इंटेंसिटी कम होगी ऑब्वियसली जब ये यहाँ पहुंचेगा, और ये जो छोड़ोगे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी जब यहाँ, मैंने उससे मुकाबले ज्यादा होगी जब यहाँ पहुंचेगा। ओके सर हाँ। इंटेंसिटी तो फर्क हो सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं होगा। ओके सर, समझ आ ठीक गया। है, ओके। एक फेड साउंड है, एक फेड साउंड है, एक तेज साउंड है, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। ठीक है, यस सर। ओके। तो ठीक है, अभी हमने मोटा मोटा डॉपलर इफेक्ट समझ लिया है। अब इसमें एक दो चीजें और रह रही हैं, उनको कल डिस्कस करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ विंड क्या होता है इसमें, अगर विंड चलने लगे तो क्या होगा। दूसरा, अगर वेव हमारी टकरा के वापस आ रही है दीवार से किसी कहीं से तो क्या होगा। और तीसरा, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, तो डेरिवेशन में देखना डेरिवेशन कैसे आया, कैसे फॉर्मूला। तो कल इसको जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय टू ऑल। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग।